फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहां पर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की भी बात करते हैं टॉपिक के साथ। और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आज जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट। मनी अपने आप में वैसे भी इम्पॉर्टेंट है ही सही, चैप्टर ईजी भी है और बोर्ड के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं। अभी तक हर बार पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस पे भी हम फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप मीडियम वो कौन से तरीके हैं भाई हम जो एक्सचेंज कर सकते हैं? तो बार्टर सिस्टम है और एक मनी है। बार्टर सिस्टम पुराने समय पर चलता था और मनी आज के समय पर चलता है। बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स डायरेक्टली। जहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सामान को आपस की एक्सचेंज कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम एक दूसरे को, जैसे मुझे कुछ खरीदना है और सामने वाले के पास वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और मुझे वो चाहिए तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। लाइक एन एग्जाम्पल, जैसे शूज़ है, मेरे पास राइस है और सामने वाले के पास पेयर ऑफ शूज़ है। उसको राइस की डिमांड है, मैं उसको अपने लिए उसको राइस दे के और उससे पेयर ऑफ शूज़ ले लूँगी। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, हमने सामान का एक्सचेंज करके ले लिया। ये बहुत पुराने समय पे चलता था, क्योंकि उस समय पे कोई ऐसी एक फिक्स यूनिट नहीं थी, तो लोग आपस में ही जो अपने प्रोडक्शन होते थे उसी को सेल कर सामान लेते थे। तो सोसाइटी में इस तरीके से चल रहा था। मनी क्या है? पैसा क्या है? इट इज एवरीथिंग विच हैज कॉमन एक्सेप्टेबली एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज एज ए मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, मनी है तो उसने क्या किया, हर प्रोडक्ट की एक एमआरपी फिक्स कर दी। आपने एमआरपी के बारे में पता ही है कि मार्जिनल रिटेल प्राइस, तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसको करेंसी दे देते हैं और उससे सामान लेते हैं। और ये हर कंट्री में भी एक्सेप्ट है, हर कंट्री की अपनी करेंसी है और वो उसके दूसरे देश में भी आप जाते हो तो वहाँ पर भी वो एक्सेप्ट है, या हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो उस कंट्री की ऑथराइज्ड करेंसी, उस कंट्री की ऑथराइज्ड मनी है। तो पैसा हमारे लिए एक हेल्पफुल है वर्क को इजीली करने के लिए। लोन एक्टिविटीज में जो डिपॉजिटर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स जैसे मैंने मेरा इस किसी भी XYZ किसी भी बैंक में, जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया कि हाँ मेरा SBI में अकाउंट है, जैसे मेरा SBI बैंक में अकाउंट है तो मैं उस बैंक के अकाउंट होल्डर हो गई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा मनी होगा मैं उस बैंक में डिपॉजिट करूँगी, तो मैं डिपॉजिटर हो गई। अब बैंक के पास डेली का ट्रांजैक्शन होता है, कुछ लोग जमा करते हैं, कुछ लोग उस पैसे को निकालते हैं। ठीक है, अब डेली का एक अमाउंट है जो सर्कुलेट होता है, मूव ऑन होता है। तो बैंक के पास कुछ कैश होता है, वो बैंक क्या करती है, उस कैश को बोरोवर्स को देती है। बोरोवर्स यानी जिसको लोन पर लेना होता है, जिसको जो पैसा ब्याज पर लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है, अपने मकान होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है। तो वो किसी भी उसके लिए बैंक से बोरोवर्स ने पैसा उधार लिया। जो ब्याज है, जो ब्याज आएगा यानी जो इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल के ऊपर, वो बैंक के पास आएगा, यानी जो एक्स्ट्रा होगा वो बैंक के पास डिपॉजिट होगा। और बैंक क्या करेगा, जो उसकी, आपको देखा है कि आपके अकाउंट में जो भी आपने सेविंग अकाउंट्स होते हैं और आपने उस पर जो पैसा है उस पर बहुत सी बार बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। वो इंटरेस्ट बैंक कोई एक कैंडिडेट तो नहीं है, वो कहीं जाके अर्न कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है और वो डिपॉजिटर्स को दे रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो बैंक के पास जो बोरोवर्स को पैसा दिया होता है ना, वो बोरोवर्स जो इंटरेस्ट बैंक को देता है, उसी के साथ ही ये डिपॉजिटर्स को उसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में एज ए इंटरेस्ट उसको मिलता है। तभी तो वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। पहली बात, उसको इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी बात, उसका पैसा सेफ रहता है। आप घर में बहुत सच एज बिग अमाउंट यू कांट टेक इन योर होम, अब ईजी नहीं है कि आप उसको अपने घर में रख सको, उसको संभाल के रख सको। तो आप क्या करते हो, उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हो, तो आपको दो चीज़ें हो जाती है, उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी मिल जाता है, प्लस वो आपका पैसा सेफ भी रहता है। तो वापस से हम इस बात को समझते हैं कि बैंक की जो लोन एक्टिविटी वो किस तरीके से होती है।
डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक को डिपॉजिट कराते हैं। बैंक इस पैसे को जो लोन लेने वाले होते हैं बोरोअर्स उनको देते हैं। बोरोअर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को लौटाते हैं और बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा जमा किया हुआ होता है उनको एज ए इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा उनको मिलता है। तो ये है हमारी लोन एक्टिविटी। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। लोन एक्टिविटीज़ में जो डिपॉजिटर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स जैसे मैंने मेरा इस किसी भी XYZ किसी भी बैंक में, जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया कि हाँ मेरा SBI में अकाउंट है। जैसे मेरा SBI बैंक में अकाउंट है तो मैं उस बैंक के अकाउंट होल्डर हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा मनी होगा मैं उस बैंक में डिपॉजिट करूँगी, तो मैं डिपॉजिटर हो गई। अब बैंक के पास डेली का ट्रांजैक्शन होता है, कुछ लोग जमा करते हैं, कुछ लोग उस पैसे को निकालते हैं, ठीक है। अब डेली का एक अमाउंट है जो सर्कुलेट होता है, मूव ऑन होता है। तो बैंक के पास कुछ कैश होता है, वो बैंक क्या करती है, उस कैश को बोरोअर्स को देती है। बोरोअर्स यानी जिसको लोन पर लेना होता है, जिसको ब्याज, जो पैसा ब्याज पर लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है, अपने मकान होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है। तो वो किसी भी उसके लिए बैंक से बोरोअर्स ने पैसा उधार लिया। जो ब्याज है, जो ब्याज आएगा यानी जो इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल के ऊपर, वो बैंक के पास आएगा, यानी जो एक्स्ट्रा होगा वो बैंक के पास डिपॉजिट होगा। और बैंक क्या करेगा, जो उसकी, आपको देखा है कि आपके अकाउंट में जो भी आपने सेविंग अकाउंट्स होते हैं और आपने उस पर जो पैसा है उस पर बहुत सी बार बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। वो इंटरेस्ट बैंक तो बैंक कोई एक कैंडिडेट तो नहीं है, वो कहीं जाके अर्न कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है और वो डिपॉजिटर्स को दे रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो बैंक के पास जो बोरोअर्स को पैसा दिया होता है ना, वो बोरोअर्स जो इंटरेस्ट बैंक को देता है उसी के साथ ही ये डिपॉजिटर्स को उसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में एज ए इंटरेस्ट उसको मिलता है, तभी तो वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। पहली बात उसको इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी बात उसका पैसा सेफ रहता है। आप घर में बहुत भी सच एज बिग अमाउंट यू कांट टेक इन योर होम, ईजी नहीं है कि आप उसको अपने घर में रख सको, उसको संभाल के रख सको। तो आप क्या करते हो, उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हो, तो आपको दो चीज़ें हो जाती है, उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी मिल जाता है प्लस वो आपका पैसा सेफ भी रहता है। तो वापस से हम इस बात को समझते हैं कि बैंक की जो लोन एक्टिविटी वो किस तरीके से होती है। डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक को डिपॉजिट कराते हैं। बैंक इस पैसे को जो लोन लेने वाले होते हैं बोरोअर्स उनको देते हैं। बोरोअर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को लौटाते हैं और बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा जमा किया हुआ होता है उनको एज ए इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा उनको मिलता है। तो ये है हमारी लोन एक्टिविटी। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो भी जितनी भी बैंक है उनके ऊपर एक सुपर बैंक कह लो या एक पावरफुल बैंक कह लो, जो ये क्या अंडर ऑब्जर्व में रखती है सारी बैंक को, उनके ऊपर पॉलिसी बनाना, उनके ऊपर नज़र रखना कि ये बैंक कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही, कहीं ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज तो नहीं कर रही, उनसे रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ फॉर्म करना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। यानी हमारे लिए सबसे मेन जो है, एक तो इशू ऑफ करेंसी, जो करेंसी मार्केट में इशू होती है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। और आपने देखा है, आप हर नोट हो या कॉइन्स हो उनके ऊपर कोई ना कोई इशू जैसे लिखा रहता है भारत सरकार। कुछ बैंक नोट्स पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जो प्रेजेंट गवर्नर होते हैं उनके उस समय की प्रेजेंट करेंसी पर उनके सिग्नेचर होते हैं, उन पर रिलेटेड कुछ डिज़ाइंस होती हैं, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होता है, कहीं पर पार्लियामेंट का पिक्चर बना हुआ होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा रहता है। तो उनके पूरी जो नोट के ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह है या उसमें यूज़ होने वाला कलर है, इंक है, ये सारी चीज़ें आरबीआई ही डिसाइड करती है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको प्रिंट किया जाता है। डेवलपमेंट रोल, क्योंकि आरबीआई क्या करती है कि जैसे कभी बहुत सारी जगह बैंकों को भी लोन दिया जाता है ताकि वो इन्वेस्टर्स को दे सकें पैसा और मार्केट रन कर सकें। अभी रिसेंटली जैसे अपने सरकार ने भी बहुत सारा पैसा मार्केट में दिया है कि लोगों को वापस से बिजनेस शुरू करने के लिए, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक वापस से स्टार्टअप हो सके। जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उनको जॉब मिले, तो उन लोगों को बहुत हद तक जो पैसा मिल रहा है, जैसे आरबीआई काफ़ी हद तक फंड दे रही है सरकार की तरफ से। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट,
बैंकर टू बैंक, वो सब जगह पे जैसे आपको एक गारंटेड की ज़रूरत होती है, तो बैंक यही सारी चीज़ें में आपकी हेल्प करती है। अगर आप नया बैंक, आप खुद का भी अपना बैंक खोल सकते हो, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होगी, यानी उसके बहुत सारे पेपर वर्क होने के बाद आप अपना बैंक भी ओपन कर सकते हैं। और इन्फ्लेक्शन जो कंट्रोल होता है, मार्केट का जो रन होता है कहीं कम ज़्यादा, इन सारी चीज़ों पर आरबीआई ही नज़र रखती है। फॉरेन रिजर्व्स कि हमारे पास फॉरेन कंट्री का कितनी करेंसी है जो हमारे पास है, क्योंकि वो भी देश की इकोनॉमिक को बताती है। इसीलिए हम टूरिज़्म होता है या बिज़नेस करने के लिए अदर कंट्रीज़ को हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि अगर आपकी कंपनी हमारे यहाँ आएगी तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आरबीआई के फंक्शंस। क्रेडिट, अब मनी आपने देखा कि मनी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में भी है। जैसे आजकल प्लास्टिक मनी जिसको कहा जाता है, जैसे कार्ड जो होता है, एटीएम कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक मनी है। आप जाते हो इजीली मशीन से अपना पैसा अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हो, तो इजी हो गया है। मार्केट को और अच्छे से रन कराने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से स्टार्ट हो गए हैं, पेटीएम है, गूगल पे है। तो ये एक तरीके हैं जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन करके अपने पैसे को यूज़ करके ख़रीदारी कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप थोड़े अमाउंट के लिए जाओगे। वहाँ पर आपको चेक भी यूज़ होता है। अगर बहुत सच एज बिग अमाउंट, अगर आप किसी को पैसा उधार देते हो तो आपको क्या करोगे, आप चेक लिख के दोगे और आप उस चेक के ओनर हो, यानी आप उस अकाउंट के ओनर हो, इसीलिए आप उसको एक चेक दे रहे हो कि मेरे अकाउंट से इस व्यक्ति को इतना पैसा दिया जाना है। तो उसका एक प्रोसीजर है। तो बैंक के थ्रू भी हमने जैसे करेंसी देखी, कॉइन्स में हो सकता है, रुपीज़ में हो सकता है, प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड हो सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब है क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लीडर्स सप्लाई द बोरोअर्स विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिसेस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट। आप क्या करते हो, जो पैसा लेते हो, आप जो पैसा ले रहे हो वो वापस आप बैंक को लौटाओगे या जहाँ से भी लिया है आप उसको वो पैसा लौटाओगे, तो आपको ये क्रेडिट है। आपने उससे उधार लिया है, आपने उससे पैसा किसी रेट ऑफ परसेंट पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो सामने वाले के ऊपर है। या अगर आपने बैंक से लिया तो उसकी खुद की रूल्स एंड रेगुलेशंस की पॉलिसीज़ हैं जो रिजर्व बैंक ने डिसाइड कर रखी है। आप उसी आधार पर उससे पैसा लेते हो, फ्यूचर में आप उसको रीपेमेंट करोगे। आप जो क्रेडिट है वो 2 जगह से ले सकते हो, एक तो फॉर्मल सेक्टर से, एक इनफॉर्मल सेक्टर से। फॉर्मल सेक्टर्स में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, बैंक हो सकते हैं। आरबीआई इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करती है, फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर की। भाई आप ऐसा तो नहीं कि बैंक चीटिंग कर रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके आपको जो लेने वाले बोरोअर्स उनका नुकसान ना हो। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पेपर वर्क जो होता है वो सारा करना पड़ता है, यानी प्रॉपर टर्म्स जो भी होती है वो सारी चीज़ें फॉर्मल होती है, उनको पूरा करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होता है, तो अभी उसके बाद ही आपको क्रेडिट मिलता है। यहाँ पे भले आपको चीप रेट पर मिलेगा, अफोर्डेबल क्रेडिट मिल सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पे हमको ये समझाया जाता है कि आपको जो लोन लेना है वो मनी लेंडर से ना लेकर आप, यानी ज़मींदारों से या किसी ऐसे कैंडिडेट से ना लेकर आप बैंक से पैसे को उधार लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा इनफॉर्मल सेक्टर से दिया जाता है। इसी और कई कंडीशंस पे, जैसे फार्मर्स हैं, अगर वो लोन लेते हैं और किसी वजह से वो रीपे करने में असमर्थ हो जाते हैं या दे कांट पे टू अगेन, बैंक को नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारी सरकार उनको बहुत हद तक रिबेट भी करती है। तो ये हमें जो लोन है वो हमें फॉर्मल सेक्टर से लेना होता है। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, या तो मनी लेंडर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, अब ये उन पे डिपेंड है कि वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आपसे वो पैसा किस तरीके से वापस लेते हैं। तो यहाँ पर कोई क्लेम नहीं होता है कुछ भी चीज़ के भी, आपने कोई पैसा का जो लेन देन का है उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट फ्लेक्सिबल होती है, पर्सनल बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग होती है। आप अगर उनको लेना है तो वो लेना ही है। एक्सप्लॉइट द बोरोअर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, क्योंकि उनको अपना ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए वो जिनसे पैसा उनको लेना होता है उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको अलग अलग तरीके से परेशान भी किया जाता है। देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मच हायर देन
दैट द ऑफ फॉर्मल सेक्टर। ऑब्वियस है, क्योंकि अगर वो दे रहा है तो अपनी रिस्क पे भी दे रहा है और इसलिए वो ज़्यादा चार्ज भी करता है फॉर ए बेनिफिट। तो आप लोन दो जगह से ले सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, और दोनों के ही 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। एक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम SHG कहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, जैसे कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं, जहाँ पर वो फंक्शनिंग इसके क्या है कि लोग आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, 15 से 20 लोग हो सकते हैं, किसी एक जगह पे काम करने वालों से हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, इवन दे आर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, कि हम घर में इतने लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। और उसके साथ क्या कर सकते हैं, एक मिनिमम अमाउंट रख सकते हैं कि हर महीने हमें इतना रुपये इसमें जमा करना ही है। तो इसमें क्या होगा, आपको जब कभी भी लोन लेना पड़ेगा ना, सबसे अच्छी बात एक तो पेपर वर्क नहीं, और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। लोन से मतलब बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के, क्योंकि वो आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि आपने अपनी बचत से हर महीने इतने रुपए जमा किए हैं, तो आपको बिना किसी डीलिंग के, उसके बिना ही आपको या तो 0% या 1% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको वो पैसा आपको ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएगा। और इसको रीपेमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम बहुत कम अमाउंट, छोटा अमाउंट जो होता है वो हम इजीली यहाँ से जल्दी बिना किसी फॉर्मेलिटी के आसानी से मिल जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, कि भाई इसमें लोगों को एक तो सबसे अच्छी बात सेविंग करने की एक हैबिट आती है। अगर आप आपस में मिलकर हमने मिनिमम 100 रुपीज़ भी रख लिया कि भाई हमें 100 रुपये हर महीने जमा कराने ही है, तो एक सेविंग की हैबिट आगे एंड ऑफ द ईयर आपको क्या मिल रहा है, 1200 रुपीज़ एटलीस्ट जमा हो रहे हैं। तो वो छोटा थोड़ा अमाउंट ही सही, लेकिन वो एक बाद में आपको हेल्पफुल हो जाता है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाता है, वीमेंस की पावर को इन्हेंस करता है कि उनके पास भी सचेस कुछ अमाउंट आ सकता है, तो जिससे वो अपना खुद का सेल्फ बिजनेस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपका सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। टू एसेस रिसोर्स आप इजीली इन्हेंस द पार्टिसिपेटिंग, आप यानी आपके पास अगर पैसा है तो यू हैव टू स्ट्रॉन्ग, और वो जो हेल्प है आपकी, जो इकोनॉमिक हेल्प है वो आपको सोसाइटी में आगे बढ़ाएगी, आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए मोटिव करती रहेगी। तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक तो इंडिपेंडेंट बनाना, स्पेशली विमेंस को बनाना, ताकि वो सेविंग के थ्रू अपना खुद का भी कुछ कर सकें, या फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत हो तो उनके पास खुद का अपना कुछ एक अमाउंट हो जो इजीली उनको बिना पेपर वर्क के मिल सके। तो टाइम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखो आरबीआई के बारे में आपने पढ़ा, आरबीआई पे बहुत सारे फंक्शंस करता है, लेकिन जैसे आरबीआई काम कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो होगा, सोचो। आंसर इज गवर्नर। और आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शंस में ये बताएंगे आपको एक 1 रुपये का जो नोट होता है ना, उस पर कितनी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है 1 रुपये। तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में ये ज़रूर बताएं कि आपने 1 रुपीज़ के नोट पर कितनी लैंग्वेज में लिखा हुआ देखा है। थैंक यू, बाय बाय।